सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो। आई विश आप सब ठीक होंगे गाइज। आज हम पॉलिटी का अपना दूसरा चैप्टर कर रहे हैं एंड ये दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा राजनीतिक दल। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से भी, और आपके सिलेबस में भी गाइज ये चैप्टर इम्पोर्टेंट ही माना जाता है, तो इसलिए आज हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। और गाइज सिर्फ एक लेक्चर के माध्यम से हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे एंड इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और गाइस बिल्कुल बेसिक्स इस चैप्टर को हम समझेंगे। तब भी नॉलेज नहीं है जिन बच्चों को, तो वो बच्चे भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर वो हिंदी मीडियम से हों, सब बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से इस टॉपिक को अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, एक फिर दूसरा हो जाता है कि राजनीतिक दल क्या है या राजनीतिक दल की परिभाषा। ये तीनों ही क्वेश्चंस का आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा। पहले कि वह राजनीतिक दल जो कुछ व्यक्तियों का संगठित समुदाय होता है या संगठित समूह होता है, संगठित समुदाय बोलो या संगठित समूह बोलो एक ही बात है, जिसमें शामिल हर मनुष्य की विचारधारा एक होती है। यानी जो भी इस संगठन या समुदाय में होगा वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को लेके काम करेगा, ठीक है, एक ही उद्देश्य होगा उनका सभी का। इन सभी लोगों का मुख्य उद्देश्य देश के संविधान का पालन करते हुए चुनाव के द्वारा इलेक्शन जीतकर सत्ता को प्राप्त करना होता है। यानी ये राजनीतिक दल की आपकी डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। इस थोड़ी आपको क्लैरिटी इस पॉइंट से भी हो जाएगी, जिससे मतलब वह समूह, जो समूह या समुदाय हमने देखा है अभी, वह समूह सत्ता में बना रहे। ऐसा करके यह समूह देश में अपनी सरकार को बनाने का काम करता है। राज्य में कानून का निर्माण यानी कानून बनाना राजनीतिक दल के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। राज्य में किस तरीके का लॉ चलाना है हमें, ठीक है, कैसा अपना राज्य बनाना चाहेगा, सिस्टम कैसे मैनेजमेंट करना है पूरा, तो ये वो राजनीतिक दल ही करता है। इसलिए यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र सफल लोकतंत्र नहीं बन सकता, ठीक है, और ऐसी स्थिति में कोई देश चल नहीं सकता। इसलिए किसी राज्य या देश में कानून बनाने के लिए एक लोगों का समूह, जिसको हम राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने 3 पॉइंट्स क्लियर कराए आपको। इनसे आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको राजनीतिक दल होता क्या है ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक दल होता क्या है, राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। अब बात आ जाती है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल हमारा उनका काम क्या होता है, वे करते क्या है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों के कार्य में चुनाव लड़ना, नीतियां और कार्यक्रम बनाना यानी पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत के आ जाएंगे तो पॉलिसीज़ बनाएंगे कि हमें जनता के हिसाब से कैसा काम करना है। कोई जन अपने अपने हिसाब से काम करना चाहता है कि अपने फेवर में, कि मान लो कोई गवर्नमेंट तो ऐसी आ जाती है कि वो जनता को ही लूट के खाने वाली होती है, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है। कोई ऐसी आ जाती है कि वो जनता के फेवर में काम करती है, तो वो जनता के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती हैं। फिर कानून का निर्माण करना यानी कानून बनाना, सरकार बनाना और चलाना, ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाना एंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार करना, ठीक है। यानी सरकार जो योजना लेकर के आती है, कल्याणकारी योजनाओं का मतलब है कि जनता के लिए कुछ करने वाले काम, जनता के हित के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए करने वाली कुछ योजनाएं बनाते हैं कि यही कल्याणकारी योजनाएं आप जनता में इनका प्रचार प्रसार करोगे तो जनता इनसे जागरूक होगी, जिनसे देश का फ़ायदा होगा, वहाँ की जनता का फ़ायदा होगा। तो ये होता है, ठीक है। तो एंड देन फिर आ जाता है कि जनमत का निर्माण करना, ठीक है। जनमत का मतलब होता है कि जनता को मतलब एकजुट करके लाना, कि उनके क्या विचार है, उनकी राय लेना, ठीक है, उनको अपने फेवर में करना, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। एंड ये सारे पॉइंट्स गाइज आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि कोई राजनीतिक दल ना हो तो हर उम्मीदवार एक स्वतंत्र उम्मीदवार होगा। जैसा कि भारत में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। यदि हर सदस्य यानी हर मेंबर स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत कर आएगा, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। कैसे? क्योंकि प्रत्येक सदस्य सिर्फ अपने चुनावी क्षेत्र के लिए सोचेगा, ठीक है। जहाँ से मैं जीत के आया
बस उसी के ही बारे में सोचेगा और कुछ नहीं सोचने का, उसी को ही लेके काम करने को पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पे ये काम होना चाहिए, और राष्ट्रहित को दरकिनार कर देगा, यानी राष्ट्रहित जो है वो कहीं दूर पीछे छूट जाएगा, ठीक है। राजनीतिक दलों की अपनी एक विचारधारा होती है, विभिन्न सोच के राजनेताओं को एक मंच पर लाने का काम जो है वो ये दल करता है, यानी राजनीतिक दल करता है, ठीक है। तो इसलिए ही राजनीतिक दल का होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वे सभी मिलकर किसी भी बड़े मुद्दे पर एक जैसी सोच बना सके, उद्देश्य पे काम कर सके, ठीक है, अपनी परियोजनाएं या योजनाएं इस तरीके से लेके चले ताकि जनता का भी, सभी देश का भी, हमारे राज्य का भी ब्रॉड वे में विकास हो, ठीक है। एक बार से और समझ लेते हैं, ये दूसरी स्लाइड है, शायद इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसा कि एक ऐसा समूह होता है राजनीतिक दल जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्यों से होता है। राजनीतिक दल में शामिल लोग कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत हो जाते हैं जिसका लक्ष्य समाज की भलाई करना होता है, ठीक है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए समाज की भलाई का पैमाना अलग अलग हो सकता है, और इसी आधार पर दल यानी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी जो होती है वो लोगों को यह समझाने की कोशिश करती है कि वे दूसरों से बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। देखा है कि मान लो कांग्रेस ये समझाने की कोशिश करती है कि हम आपके हित के लिए अच्छा काम कर सकते हैं जनता के सामने, और बीजेपी जबकि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कांग्रेस की बुराई कर देते हैं। तो ये एंड फिर किसी राजनीतिक दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है, यानी ये देखा जाता है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो ये देखते हैं कि यार ये कैसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये जनता के हित में काम करते हैं, जनता को नौकरी देते हैं, ठीक है, जनता कितनी परेशान होती है, यही तो सब चीज़ें देखते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन हमारे लिए अच्छा बेहतर कर सकता है। तो उसकी नीतियों यानी किसी भी राजनीतिक दल की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पहचान जो होती है वो उसकी नीतियों से और उसके समाज के आधार से तय होती है, ठीक है। सभी को अपने साथ मिला के रखते हैं, या फिर ये इनकी पार्टी में कुछ भेदभाव वाला सिस्टम होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि राजनीतिक दल के कितने अवयव होते हैं, डिफाइन कीजिए या परिभाषित कीजिए, तो आप बोलोगे कि राजनीतिक दल के 3 अवयव होते हैं, ठीक है, या 3 कंपोनेंट या 3 भाग होते हैं। नंबर 1 उसमें नेता होना चाहिए, नंबर 2 पे वहाँ पे सक्रिय सदस्य होने चाहिए, पार्टी में काम करने वाले लोग होने चाहिए, और नंबर 3 पे आपका अनुयायी अथवा समर्थक होना चाहिए, यानी उस पार्टी से लोग, जनता जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ये क्या होता है, जिस राजनीतिक दल को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिल जाए तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल या नेशनल पार्टी बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बोला जाता है मतलब पूरी कंट्री का दल होता है जो उसे, ठीक है। तो ये पूरे देश में चलने वाला पार्टी है, चलने वाली पार्टी है, चलने वाला राजनीतिक दल है, तो इसलिए उसको राष्ट्रीय दल भी बोला जाता है, यानी नेशनल पार्टी बोला जाता है, ठीक है। अब ये लगभग पूरे देश में फैली होती है, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होता है वो लगभग पूरे देश में फैला होता है। जैसा कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस पूरे देश में ही आपका चुनाव लड़ती है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजदल हुआ आपका, ये इसकी डेफिनेशन हुई, यानी जो कम से कम एक ऐसा, यानी एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा दल जो कम से कम 4 राज्यों में हो और 6% वोट उसे मिला हुआ होना चाहिए, पूरे वोट का 6% वोट, तो वो आपका नेशनल पार्टी में आ जाता है। नेशनल पार्टी में यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में उसकी काउंटिंग हो जाएगी, और इस दल को राष्ट्रीय दल भी बोला जाता है, यानी नेशनल पार्टी भी बोली जाती है, क्योंकि ये पूरे देश में ही फैली होती है। और एग्जाम्पल के लिए भारत में जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो है वो आपकी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में आता है। अब सेकंड नंबर पे आता है आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तो ये क्या होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल को किसी एक राज्य में, वहाँ पे क्या था 4 राज्यों में, यहाँ पे है किसी एक राज्य में 4% वोट मिल गया हो, मिल जाता हो, ठीक है। वहाँ पे 6% वोट था और 4 राज्यों की बात थी, यहाँ पे एक राज्य में 4% वोट जिस पार्टी को मिला हो तब उसको क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है, या हम उसे क्या कह सकते हैं, जो दल हर राज्य के अंदर होता है वो क्षेत्रीय दल भी कहला जाता है, ठीक है, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल, ठीक है, ये हम उसको बोलेंगे। और यह 1 या 2 राज्यों तक ही सीमित रहता है, यानी क्षेत्रीय दल जो होता है या क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो होता है, एरियल पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो 2 राज्यों तक
सीमित रहती है, 1 या 2 राज्यों तक सीमित रहती है। उदाहरण के लिए आपका आम आदमी पार्टी, ठीक है, ये 1-2 ही राज्यों में है, ज़्यादा राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रीय पार्टी बन जाती है। अब इसी के ही अंदर एक पॉइंट और आ जाता है गाइस, आपका विपक्ष दल क्या होता है, ठीक है। विपक्ष दल किसे कहते हैं या विपक्षी दल होता क्या है, ठीक है। अब इसमें आता है कि जब कोई राजनीतिक दल किसी देश में संविधान का पालन करते हुए चुनाव के द्वारा इलेक्शन जीतकर सत्ता में आने की तो बात करता है, यह लक्ष्य बनाता है अपना, सत्ता में आए, सत्ता बनाए, अपनी सरकार बनाए, ऐसा लक्ष्य तो बनाता है, परंतु कम वोट मिलने के कारण वह हार जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह राजनीतिक दल चुनाव को जीतने वाले दल का, जब वो हार गया तो जिसने चुनाव जीता ना, उस वाले दल का वो विपक्षी दल कहलाता है, ठीक है। परंतु लोकतंत्र में जीतने वाले राजनीतिक दल के साथ साथ हारने वाला जो ये राजनीतिक दल होता है ना, जिसको विपक्षी दल बोला जाता है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है लोकतांत्रिक कंट्री में। यानी यहाँ पे यानी इंडिया में हमारा कानून जो है, हमारा लॉज जो है, वहाँ पे विपक्षी दल को जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और कितनी सारी पावर उसके हाथ में दे दी गई है, ठीक है, गई है। तो हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल पहले देख लेते हैं, यानी नेशनल पार्टीज़ देख लेते हैं। जो हमारी नेशनल पार्टीज़ है इंडिया में अभी फ़िलहाल जो काम कर रही है, जो परसेंट में है, हम उनमें 3 चीज़ें देखेंगे गाइज, कि वो राजनीतिक दल का नाम देखेंगे और उसकी स्थापना, वो दल बना कब था, यानी वो पार्टी कब बनी थी और उसको बनाया किसने था, उसके संस्थापक का नाम, ठीक है। तो राजनीतिक दल के नाम यहाँ पर नीचे डिनोट होंगे आपको, कौन से वर्ष में कौन सी पार्टी बनी यहाँ पे, और किस पर्सन ने, किस बंदे ने उस पार्टी को बनाया, कौन से सन में, वो आपको यहाँ पर संस्थापक नेता में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। जैसा कि ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी जो बनी थी आपकी, वो 1885 में बनी थी। देखो कितने टाइम पहले बनी थी ये, और इसको ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था, ठीक है। ये जो है वो ब्रिटेन के बंदे थे, जब यहाँ पे अंग्रेज़ राज कर रहे थे, तो उस टाइम में ए.ओ. ह्यूम नाम के एक पर्सन थे आपके, जिन्होंने कांग्रेस को बनाई थी, इसकी स्थापना की थी, और 1885 में ये बनी थी कांग्रेस, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आता है, यानी सीपीआई जो पार्टी है हमारी, ये 1925 में बनी थी आपकी, और इसको एम.एन. रॉय ने बनाया था, ठीक। थर्ड नंबर पर आता है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी बोला जाता है, एंड ये 1984 में बनी थी, और इसको कांशीराम ने बनाई थी। ये मायावती वाली पार्टी जो है, अम्बेडकर जिससे रिलेट करके देखा जाता है, तो ये वाली पार्टी है। फोर्थ नंबर पर आपका भारतीय जनता पार्टी आती है, यानी बीजेपी। इसको 1951 भी बोला जाता है, कि 1951 में, कहीं कहीं 1980 में बोला जाता है, बट मैं तो कहूँगी कि 1951 में नहीं, ये 1980 में इसका अस्तित्व आया था, ठीक है। 1980 में ये पार्टी बनी थी, और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने बनाई थी, इसको बीजेपी वाली पार्टी को। एंड फिर फिफ्थ नंबर पर आपका आम आदमी पार्टी, जो 2012 में बनी थी, और इसको अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी। एंड फिर एक नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी एनपीपी जिसको बोला जाता है, ये आपका 2013 में बनी थी, और इसको पीएस संगमा ने बनाई थी, ठीक। एक पे आ जाता है, हाँ, तो उनमें नंबर 1 पे आ जाता है गाइस आपका बीजू जनता दल। फिर सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिज़ो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, यह आपकी क्षेत्रीय पार्टी है, यानी ये किसी क्षेत्र में लड़ती हैं, ठीक है, जो स्टेट में लड़ती है। हमारे पूरे इंडिया में ना लड़के, ये कोई यूपी की पार्टी है, तो कोई तेलंगाना की पार्टी है, तो कोई आपकी सिक्किम की पार्टी है, वहीं पे इलेक्शन लड़ती है, मतलब ये इस तरीके की पार्टी है, ठीक है। अब गाइस बात आ जाती है कि राजनीतिक दल होने कितने चाहिए, या कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, मतलब ये वाली चीज़ आ जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, यानी एक तो ये है कि बाउंडेशन नहीं होती है, नहीं होता है कि कौन लोग आपके राजनीतिक दल बना सकते हैं, क्या कोई फिक्स होता है किसी के लिए कोई क्राइटेरिया, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और यही वजह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, आपके पंजीबद्ध है। निर्वाचन आयोग हमारा राष्ट्रीय आयोग होता है, यानी राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का आयोग होता है ये, और ये जो चुनाव कराता है ना, जो कमेटी, जो मेंबर्स चुनाव कराते हैं, उनको निर्वाचन आयोग बोला जाता है, ठीक है। इतने सारे दलों के बीच
देखा जाए तो अब अगर देखा जाए कि 750 से ज़्यादा राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टी हमारे भारत में, निर्वाचन आयोग जो है हमारा जो चुनाव कराता है पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे पंजीकृत है मतलब। तो फिर इतने सारे दलों के बीच सवाल ये है कि आखिर किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कि क्यों कुछ फिक्स है क्या, कुछ लिमिट है क्या, ये है कि कुछ लिमिट है क्या कि कितनी संख्या होनी चाहिए, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि 750 से ज़्यादा दलों के पंजीबद्ध होने के बावजूद प्रभावी केवल कुछ ही हो पाए हैं, मतलब फोर्स में तो कुछ ही पार्टी आई है, मतलब फेमस तो कुछ ही पार्टी हुई है, कुछ ही पार्टी ऐसी हैं जो चुनाव लड़ती हैं, जबकि पार्टी बनी हुई है आपकी 750 से ज़्यादा, ठीक है। और जब बात ये आ जाती है कि कितने ज़्यादा राजनीतिक दल होने चाहिए, कितने ज़्यादा आपकी पार्टी होनी चाहिए, तो फिर इसको लेकर के कुछ व्यवस्था की गई है, ठीक। एक दलीय शासन व्यवस्था, दो दलीय शासन व्यवस्था एंड बहुदलीय शासन व्यवस्था एंड फिर गठबंधन सरकार। तो इन सब में हम डिफरेंट समझ लेते हैं गाइस एक बार। एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होता है? एक दलीय शासन व्यवस्था जहां सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने की अनुमति होती है, जैसा कि चीन में हमेशा सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। हालांकि चीन में लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी तो है, वो बना तो सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की उनको अनुमति नहीं होती, परमिशन नहीं होती। एक दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये कि एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो आप बोलोगे कि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है आपकी, जहाँ पर मतलब राजनीतिक दल दूसरा तो बना सकते हैं लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये, और दूसरा सवाल ये बनता है कि एक दलीय शासन व्यवस्था जो है आपके लिए, आपके लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं मानी जाती, ठीक है। अब फिर दो दलीय शासन व्यवस्था आ जाती है। दो दलीय शासन व्यवस्था मतलब कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो ही दलों के बीच बदलती रहती है, यानी वहाँ पर दो से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियाँ नहीं होती, दो ही राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, जैसा कि अमेरिका में और ब्रिटेन में, कि एक बार एक राजनीतिक उन दो पार्टियों के बीच में ही वहाँ पर इलेक्शन या चुनाव लड़ा जाता है, ठीक है। उनका आपस में ही, दो पार्टियों में ही बस कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारे भारत में इतनी सारी पार्टीज़ हैं और एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करती हैं, मतलब। एंड फिर बहुदलीय शासन व्यवस्था, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से लड़े, तो वो आपका बहुदलीय शासन व्यवस्था हो जाती है। में फिर बहुदलीय शासन व्यवस्था जो होती है, जब अनेक राजनीतिक दल आपस में मिलकर सत्ता में साझेदारी करते हैं, तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पे आप इन दोनों में डिफरेंस ये देखोगे, बहुदलीय शासन व्यवस्था में तो ये होगा कि सारे के सारे दल जो भी होंगे, बहुत सारे दल, ठीक है, कि जितने भी हैं आपके कई दल, सत्ता में आने के लिए या जीतने के लिए उनके अंदर होड़ मची होगी, ठीक है, और वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए होंगे। बट गठबंधन सरकार में ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को हराने में लगे हो या खुद आपस में आने, मतलब सत्ता में आने के लिए जिनमें होड़ मची हो, बल्कि गठबंधन सरकार में ये होगा कि मतलब जिसको जितनी भी सीटें मिलती हैं, जो जितने जीत कर आता है सीट, वो अपनी उसी हिसाब से, मतलब आपस में एक गठबंधन बना लेते हैं, कोऑपरेशन कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम मिल के सरकार बना लेते हैं, ठीक है। बहुदलीय शासन व्यवस्था में तो खुद सत्ता में आने की होड़ मची होती है, बट गठबंधन सरकार में मिलजुल कर सरकार बनाने की बात होती है, ठीक है। बेहतर दलीय व्यवस्था कौन सी होती है, यानी हमने इतनी दलीय व्यवस्था देखी है, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था एंड आपका गठबंधन सरकार। तो इसमें बेहतर दलीय व्यवस्था कौन सी हो सकती है, तो इसका कोई सटीक जवाब दे पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों की जनसंख्या, यानी वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ की विविधता जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ देशों में ज़्यादा विविधता नहीं होती है, तो कुछ देशों में बहुत अधिक विविधता होती है। ऐसे में कोई एक आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती, ठीक है। किसी भी कंट्री के लिए कोई भी आइडियल ऐसी कंडीशंस नहीं हो सकती कि कौन सी दलीय व्यवस्था ठीक है। विविधता होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। तो मतलब कई अलग अलग तरीके के यहाँ पर वनस्पति पाए जाते हैं। वनस्पति में आपके पेड़ पौधों की जितनी भी प्रजातियाँ होती है वो आ जाती है, और कई तरह के यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं गाइज। पक्षी यहाँ पर कई तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। पर ब्लैक सोइल है तो कहीं पर लेटराइट सोइल है, तो कहीं पर
लाल और पीली मिट्टी है। तो इस तरीके की मतलब कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर आपका पर पठारी एरिया है आपका, कहीं पर नदी है तो कहीं पर बड़ी छोटी है तो कहीं पर मतलब इस तरीके से हमारे इंडिया की हर एक चीज़ जहाँ पर आप देखोगे कभी मतलब यहाँ पर मौसम ठंडा भी आता है और गर्म भी आता है, हर तरीके का नॉर्मल भी मौसम आता है। तो ये इस तरीके की कंडीशंस वाला जो देश होता है, जो कंट्री होती है, वही आपकी ये सब विविधता कहलाता है गाइस। तो एक तरीके से बोल सकते हैं गाइस कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को उठा लो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ जो होती हैं वो आपकी विविधता में आ जाती हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था शायद इसलिए रखी गई होगी, ठीक है। तो इसी तरह से बोला गया है इस स्लाइड में कि मतलब कहीं पर विविधता कम पाई जाती है तो कहीं पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आइडियल कंडीशन नहीं मानी गई है कि कौन सी दलीय व्यवस्था आइडियल है किसी कंट्री के लिए, ठीक है गाइस। एंड फिर सेकंड पॉइंट ये बन जाता है कि कोई भी देश खुद से इस तरह की शासन व्यवस्था का चयन नहीं करता, क्योंकि यह सब लंबे दौर के कामकाज के साथ खुद विकसित होता रहता है, ठीक है। कि कहीं पर एक दलीय व्यवस्था, कहीं पर दो दलीय, ये जैसा जैसा टाइम आता है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था का कारण भारत की विविधताओं से भरा देश है, जिसमें 2 या 3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है, ठीक। इस तरह से गाइज आपकी यहाँ पर दलीय शासन व्यवस्था जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने 4 तरह की बताई, आई विश आप सब इसे ध्यान से याद रखेंगे। अब आता है राजनीति की नैतिक ताकत कैसी होती है, ठीक है। अनेक बार लोग आंदोलनों को मशवरा देते हैं कि आप खुद ही राजनीतिक ढांचा तैयार करें, यानी कई बार आंदोलन हो जाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं जो सीएए को लेकर पहले जो आंदोलन चल रहा था, काफ़ी दिनों तक आंदोलन चला था, ठीक है। और बहुत सारी जनता हिंदुस्तान की, ऐसा ही नहीं कि मुस्लिम ही बल्कि बहुत सारे हिंदू लोग भी उसके अगेंस्ट थे। तो अगर वो जो एक आंदोलन था, अगर वो आंदोलन आपका राजनीतिक रूप ले लेता, वो अपनी एक पार्टी क्रिएट कर लेते और फिर इलेक्शन में भी आ जाते कि मतलब इसके अगेंस्ट जो ऐसा लोग लेके आई, हमें इसके अगेंस्ट लड़ना है और जीतना है, तो फिर ऐसे ही कई बार इन्होंने बोला है कि कभी कभी लोग आंदोलनों को भी कहते हैं कि आप भी मतलब राजनीतिक पार्टी बना लो अपनी। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। किंतु राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का रवैया प्रायः निराशाजनक होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मतलब राजनीतिक पार्टी तो अगर वो आंदोलन बना लेते, लेकिन राजनीतिक पार्टी जब बन जाती है ना और फिर वो इलेक्शन जीत के सत्ता में आती है तो फिर उन पे से लोगों का विश्वास हट जाता है, क्योंकि वो लोगों की बिल्कुल आकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतर पाते। उनकी वो सारी कंप्लीटली जो जो उनसे वादा करके वो सत्ता में आते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीटली उनको नहीं दे पाते जनता को, इसलिए जनता का उन पर से राजनीतिक पार्टियों पर से भरोसा उठ जाता है, ठीक है। ये बात बोली गई है। गाइज मैंने आपको बहुत सारी हेडिंग्स कराई है, तो आई थिंक वो सारी क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद ऐसी करती हूँ गाइज, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत के साथ में अच्छा समझाने की कोशिश की है। एंड गाइज ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये सिर्फ आपके 10th क्लास के लिए ही नहीं है, बल्कि ये आपको आने वाले टाइम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है ना गाइज, उसके लिए तो गाइज ये बहुत बेनिफिशियल लेक्चर रहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज कोई इतने से एक लेक्चर में देता नहीं है गाइज, ठीक है। अब तक तो गाइज हेडिंग्स देखिए और अब हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट होगा, जो मैंने स्लाइड में क्लियर नहीं कराया, वही कराऊंगी आपको। बाकी आप वीडियो पॉज करके गाइज क्वेश्चन को रीड करना, इसका आंसर भी रीड करना और देखना कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसा कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी बनी, ठीक है, तो उसकी क्या क्या अच्छाई हो सकती है, अच्छी तरह संगठित रहे, यानी वे आपस में जुड़ के रहे, पार्टी में कोई टूट फूट ना हो, एक जैसे कार्य प्राप्त करने का एकमात्र उनका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। यानी देश के लिए सत्ता प्राप्त करना है, सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब मुझे वो वाली पोस्ट मिले, ये वाली चीज़ मुझे मिले, ये वाला ओहदा मुझे मिले, वो सारी बातें। फिर आता है कि संवैधानिक तरीकों में ज़्यादा विश्वास रखे हुए कि ठीक है हमको लॉ को लेकर चलना है, लॉ पे ही हमें
में अपने देश का जो भी लॉ है आपको उसी पर काम करना है, और चुनाव जीतने के पश्चात अपने किए गए वादों पर उनको अमल भी करना चाहिए। जनता से जिस चीज़ का वादा वो करके लेके आए हैं तो फिर उसको पूरा भी करना चाहिए। तो ये पार्टी के गुण होते हैं, ये उसकी खासियतें होती हैं। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करिए, कैसे करना है आपको। ठीक है, क्या क्या भूमिका होती है राजनीतिक दलों की, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या क्या काम करती हैं। तो चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़ेंगी। नंबर 2, सरकारी नीति को दिशा निर्देश देना, यानी पॉलिसीज बनाएगी सरकार में रह के कि किस तरीके से हमें जनता के हित में कार्य करना है। ठीक है, कानून निर्माण करना, यानी कानून बनाना, सरकार का संचालन और नीतियों को करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है गाइज, आपको इनको ध्यान से देख लेना है कि सरकार का संचालन तथा नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को संचालन करना उन्हें। और यहाँ भी मैंने गाइस एक स्लाइड और ऐड कर दी है ताकि एक जगह ही आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, जैसे राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं जो ऊपर देखा था हमने। एंड ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखनी यहाँ से, और इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइज आपको कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं होती। यानी जब उसमें राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कि लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि कौन सा राजनीतिक दल अच्छा है तो कौन सी पार्टी को वोट करे। बस एक ही ऑप्शन होगा उनके सामने, तो मजबूरी में उनको ही करना होगा। एंड जब कोई जनता के हित के लिए कार्य करेगा, अगर एक बेकार है पार्टी तो फिर दूसरी को ऑप्शनल चुन लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि लोकतांत्रिक कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको तीसरा सदन यानी थर्ड चैम्बर भी बोला जाता है। किसको? राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, अब उनके काम क्या होते हैं? जनमत का निर्माण करना, जागरूकता उत्पन्न करना, चुनाव का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना और जनता को प्रशिक्षण देना। ठीक है, अब राजनीतिक दलों के सामने कुछ चुनौतियां भी होती है गाइस। क्या क्या चुनौतियां हो सकती है तो हम पॉइंट में देखेंगे कि पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। ठीक है, कि अंदर से भी मतलब गिने चुने लोग ही पार्टी में सरदार या बड़े बन के बैठ जाते हैं, बाकी को काम के लिए लगा देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, सभी को प्रॉपर इख्तियार होना चाहिए वहाँ पे, और सबको पार्टी के सदस्य समझ के सबकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सबके लिए ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभुत्व, यानी जो पैसे वाले या अपराधी कैटेगरी के जो लोग होते हैं भाई वही अपने ताकत के पावर के बलबूते पे पार्टी में आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभुत्व, यानी जिनके पास पैसा हो या जो अपराधी प्रवृत्ति के हों, ठीक है, वही लोग आगे पार्टियों में ना आए, बल्कि जो लोग गरीब हैं, थोड़ा बैकवर्ड हैं, उनको भी पार्टी में स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा आता है वंशवाद नहीं होना चाहिए आपकी पार्टी में। या वंशवाद का मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टी में कोई बाप है तो उसका बेटा भी उसी पार्टी में आ जाए, फिर उसका बेटा उसी पार्टी में आ जाए, ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं गाइस आपके। इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा मतलब यहाँ पर ये था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एंड उसमें ये पॉइंट्स हो सकते हैं। और ये राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ होती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। ये बहुत बार रिपीट होता है गाइस। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें क्लियर हो जाने चाहिए, इनको याद कर लेना है ध्यान से कि क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। ठीक है, वंशवाद होता है पार्टी में, और मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभुत्व होता है पार्टी में, तो ऐसी पार्टी अच्छी नहीं मानी जाती है। पार्टी के जिन ये चीज़ें जो उनसी पार्टी में होगी वो पार्टी ज़्यादा पॉपुलर नहीं मानी जाएगी जनता के बीच में। ठीक है, अब फिर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे वाले बनेंगे, इनमें से मैं आपको करा देती हूँ गाइज। जैसा कि कौन सा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है। हमने बहुत सारी पार्टी भी देखी है ना, नेशनल पार्टी भी देखी है, हमने ये भी देखा है कि कौन से सन में कौन सी पार्टी बनी है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। ठीक है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, यानी बीएसपी जो मायावती वाली पार्टी है। तो काशीराम था ना इसका आंसर। ठीक है, अब आता है सेकंड क्वेश्चन बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या माना जाता है। तो इसमें समग्र मानवतावाद उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है बीजेपी का। ठीक है, नंबर 3 पे आता है पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं है पे ध्यान देना है। ठीक है, कभी सही है ये वाला कर दो और फिर क्वेश्चन गलत हो जाए। तो राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं होता। ठीक है,
ये इसके बारे में सही नहीं है। राजनीतिक दल के बारे में या दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई देती है। देखो ये तो होता है, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा कुछ है क्या गाइस? फिर आता है कि राजनीतिक दलों में परिवारवाद दिखाई देता है। तो ये 3 पॉइंट तो गाइस हमने डिस्कस भी किए हैं अपने पॉइंट में, पर ऐसा नहीं है गाइस कि राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं होता। नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तभी तो उनको इलेक्शन जिता करके सत्ता में लेके आते हैं, जब भरोसा होता है उन पर, है ना। 4th क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दल में शामिल होते हैं कौन? नेता होता है राजनीतिक दल में, या सक्रिय सदस्य या अनुयायी होते हैं, या शासकीय कर्मचारी, परिजन या नेता होता है, या समाज सेवी या किसान होता है? कौन होता है आपका? तो हमने देखा था ना ऊपर कि राजनीतिक दल में के 3 अव्यय होते हैं, ठीक है, 3 अंग होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। मैंने समझाया था आपको, जिनमें आपका नेता होना चाहिए, फिर है उसमें सक्रिय सदस्य होने चाहिए, और पार्टी में अनुयायी भी होने चाहिए, यानी जनता से जुड़े हुए लोग भी आपकी पार्टी में होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ये 3 देखे थे ना गाइस। आता है कि किशन पटनायक किस प्रदेश से संबंधित है आपके? तो किशन पटनायक जो है वो आपके समाज सेवी भी रह चुके हैं एंड फेमस पार्टी से भी बिलोंग करते थे, तो ये आपके उड़ीसा से संबंधित है गाइस। बहुदलीय शासन व्यवस्था है आपकी कहाँ पर? चीन में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, या फिर भारत में है? तो बहुदलीय शासन व्यवस्था आपकी गाइस भारत में आ जाती है, ठीक है, हमने देखा है। आप मुझे कमेंट में ये बताओगे गाइस ज़रूर कि चीन में, अमेरिका, ब्रिटेन में, इन तीनों देशों में कौन सी शासन पद्धति है आपकी, कौन सी दलीय व्यवस्था है, ठीक है। अल्लाह का वास्ता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया है, आपको ज़रूर कमेंट करना है और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर देना है कमेंट में प्लीज़, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जिसमें भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा आता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी? कौन सा आता है गाइस? तो हमने देखा था ना कि 1885 में सबसे पहले हमारा कौन बना था? सबसे पहले पार्टी जो बनी थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, ठीक है, जिसको किसने बनाया था? आपके A.O. ह्यूम ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक आपके जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है गाइज, यही आपके क्वेश्चंस थे जिनमें मैंने आपको गाइज बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बताए हैं एंड ये भी बताया है कि आपके दीर्घ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। जो आपको मैंने पॉइंट्स के माध्यम से भी क्लियर कराने की कोशिश की है। तो गाइज अगर आपको ये लेक्चर नॉलेजेबल लगे एंड कुछ भी इससे आपको सीखने को मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, और ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट करना गाइज, जुड़ना हमसे एंड हमें ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए हमारे साथ, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे गाइज, ठीक है। अपना ध्यान रखिए एंड मेहनत के साथ पढ़िए गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर।